नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात में आपके सामने हाजिर हैं। क्षमा चाहेंगे कि पिछले 4 दिनों से आपके सामने नहीं आ रहे थे, अस्वस्थ हो गए थे थोड़ा, जिसके कारण आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे। हालांकि खबरों में जो बीमारी के बाद भी आप जानते हैं कि ऐसा जॉब है जिसमें आपके लिए छुट्टी नहीं होती है। एक योद्धा की तरह चौथे स्तंभ यूं ही नहीं कहे जाते हैं पत्रकार, क्योंकि 24 घंटा 24x7 उन्हें अवेयर रहना पड़ता है। कभी भी कोई खबर आती है तो आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है। खैर, आज हम भीतर की बात में पिछले 4 दिनों का निचोड़ लेकर के आए हैं कि पिछले 4 दिनों में हमने जो बीमारी के दौरान बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत लोगों से बातचीत हुई। कुछ लोगों ने तो ये पता चलते है कि बीमार हैं तो इस नाते भी फोन किया। कई लोगों ने कई तरह की दवाइयां बताई कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो इस दौरान पॉलिटिकल चर्चाएं भी हुई, बहुत सारी बातें भी हुई। और आज सुबह से मैं सबसे पहले सुबह सवेरे आपको एक खबर हमने दिया था, जो कि आरएलएम के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, उनके साथ हमने एक बातचीत किया था। और हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्यों कल रात से ही मुझे इस बात का अंदेशा हो रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए पर भारी पड़ जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब उपेंद्र कुशवाहा 2019 से पहले चुप्पी साधे हुए थे, और वो चुप्पी समझ में आ गई थी। उस चुप्पी में एक मुलाकात हुई थी सासाराम में, आप लोगों को याद होगा कि एक ही सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा मिले थे। उसके बाद से बिहार की राजनीति में चर्चा हुई थी। ये भी खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी। तब हमने भी आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से काफी असहज महसूस कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ महसूस जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। एक बार फिर से दोनों जब नीतीश कुमार को छोड़ करके एनडीए में आए तो वैसी ही स्थिति बन गई 2024 के चुनाव से पहले। चूंकि चुनाव सर पर था, इसलिए कोई फैसला आप ले नहीं सकते थे। उसी के कारण इन लोगों की सीटें भी घटी और एक एक सीट पर संतोष करना पड़ा। उसमें भी आप उपेंद्र कुशवाहा को हार गए, ये जानते ही। कैसे हारे ये भी आपको पता है, किस परिस्थितियों में हारे वो भी आपको पता है। और उपेंद्र कुशवाहा कितने ताकतवर हैं कि अपने एक सीट पर हारने के साथ साथ उनकी ताकत ही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर पटकनी दिलवा दी। काराकट की लड़ाई पूरे मगध और शाहाबाद की लड़ाई बन गई थी, और ये लड़ाई लोग समझ गए थे। खास करके कुशवाहा समाज की बात करें तो ये समझ गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी हो रही है। पहले ही उनको घेरा गया, सीटें कम की गई, सांकेतिक एकमात्र सीट उनको दी गई, और साथ ही उन्हें चक्रव्यूह में घेर करके उनकी राजनीति समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये बातें हम भी समझ गए थे। हमने उपेंद्र कुशवाहा से तब भी बातचीत किया था, लेकिन बहुत सहजता से उन्होंने कहा था कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम सिर्फ काराकट नहीं बल्कि 40 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और तब भी मेरे मन में उनके प्रति एक जो राजनीतिक सोच होती है, राजनीतिक लोगों के प्रति जो सोच होती है, थोड़ा सा अलग उनके प्रति मेरी सोच थी। क्योंकि जो परिस्थितियां नजर आ रही थी वो साफ साफ दिखा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने, उन्हें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जरा सा भी विचलित नहीं हो रहे थे। उनके कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कई हमारे पुराने मित्र भी हैं उनके पार्टी में हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, इन सभी चीजों को एक जगह आप जमा करके रख दीजिए। राष्ट्रपति महोदया का बजट के बाद भाषण, बजट से पहले का भाषण, और उस भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा था उसमें भी उन्होंने अपनी बातों को रखा, और बजट पर बहुत सारी बातें उन्होंने कहा भी कि बजट बहुत बढ़िया है, बिहार को बहुत कुछ मिला है। 2020 के चुनाव से पहले ऐसी ही परिस्थिति आई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से महागठबंधन जिसके साथ वो 2019 में लड़े थे, 2020 के चुनाव में
सीट शेयरिंग के समझौता से पहले उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा चुप थे। 3 लोगों की मीटिंग हो रही थी, अक्सर इस मीटिंग की चर्चा भी हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, ये तीनों महागठबंधन छोड़ करके बाहर चले आए थे। नतीजों पर मैं नहीं जाऊंगा, नतीजा सिर्फ इतना ही ज्यादा उन लोगों के लिए शुभ चिंता से दूर रखने वाला है कि उनके वोट बैंक बरकरार हैं कि जहां भी लड़े, जिस तरह भी से भी चुनाव लड़े, लेकिन 2020 में भी इनका प्रदर्शन मिला जुला करके ठीक ठाक रहा। जिस तरह से आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा एक अलग अलायंस बना करके, ग्रैंड अलायंस बना करके चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने 2020 में 104 सीटों पर चुनाव लड़ा। परिणाम उनके पक्ष में भले ही नहीं आया हो, लेकिन प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा था। उनकी जो ग्रैंड अलायंस है वो एक गठबंधन के रूप में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। तीसरा सबसे बड़ा गठबंधन था। गठबंधन और भी थे। एनडीए गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन था, जिसने सरकार बनाई, 125 की संख्या लेकर के आए। 110 की संख्या लेकर के तेजस्वी यादव भी आए, जो दूसरा गठबंधन थे, और 6 की संख्या थी, जिसमें से 5 AIMIM उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन के, और 1 BSP से जीत करके आए थे जमा खान, जो कि अब मंत्री भी हैं और जदयू में उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है, जदयू की सदस्यता उन्होंने ले ली। खैर, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जबकि 2025 के चुनाव की तैयारी चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा पहले ही ये बात कई बार रिपीट कर चुके हैं कि जो 2024 में गलती हुई वो गलती दोहराएंगे तो इस बार भी हम बुरी तरह से फंस जाएंगे, और ये तो चुनाव 40 का नहीं बल्कि 243 सीटों का है। ये सारी परिस्थितियां और सारे जोड़ घटाव अगर करके आप देखिए तो आपको एक बात तो साफ साफ समझ में आने लगती है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से लगातार जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से एकजुट होकर के उनकी टीम काम कर रही है, और अब जब नए नए लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि रामेश्वर महतो, जो कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के करीबियों में, उनके किचन कैबिनेट के लोगों में से एक हुआ करते थे। एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा और बाकी के लोग नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं थे, तो कुशवाहा समाज से बड़े नेताओं में रामेश्वर महतो का भी नाम आता था। जब भी संकट आता था, जब भी किसी तरह का संकट की घड़ी आती थी, तो रामेश्वर महतो नीतीश कुमार के संकट मोचन के रूप में सामने नजर आते थे। आज वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। हाल में ही आपने देखा होगा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती के एक दिन पूर्व संध्या पर उन्होंने RLM ज्वाइन किया, और उसके बाद से वो लगातार सक्रिय भी हो गए हैं, संगठनिक रूप से मजबूत हैं, और बहुत सारी बातें अब नजर आने लगी है। इस बीच में आपने कई तरह की बातें सुनी होगी। हमने भी सीट शेयरिंग के समझौते को आपके सामने जब रखा है तो हमने आपको 3-4 फॉर्मूले बताए हैं जिसके तहत सीट शेयरिंग के समझौते एनडीए में किए जा सकते हैं। ये फॉर्मूला 2015 से बिल्कुल अलग है, 2010 से बिल्कुल अलग होगा, 2020 से बिल्कुल अलग होगा। और अगर इन फॉर्मूलों को सही में अप्लाई किया जाए तो इसके अलावा कोई तीसरा चौथा विकल्प नजर नहीं आता है। पहला फॉर्मूला है कि 122 और 121 का फॉर्मूला तय हो, जिसमें नीतीश कुमार अपने खेमे में किसको किसको रखते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ फॉर्मूला उस आधार पर नजर आता है जिस आधार पर 2024 के चुनाव में ये जो भी एनडीए के घटक दल हैं, जितने जितने सीटों पे लोकसभा चुनाव में, विधानसभाओं में बढ़त बनाए हैं, जिन जिन विधानसभाओं में, जितने विधानसभाओं में, उनको जोड़ दिया जाए और बाकी जो शेष बचता है उसको अलग से डिवाइड कर दिया जाए, तो उसमें भी संतुष्टि नजर नहीं आती है। इतनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपको पहले ही हमने बताया कि चक्रव्यूह में घेर करके उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह से, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो कुशवाहा समाज की, कुशवाहाओं की कब्रगाह बन के रह गई है। तो ये सभी परिस्थितियां, सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर करती है कि
कुशवाहा समाज अपने लिए एक विकल्प की तलाश कर रहा है। बात सम्राट चौधरी की करें तो सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता में शुमार हो सकते हैं, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि 4 कुशवाहा को 5 कुशवाहा को आप टिकट दे दीजिए, तो ये उनके हाथ में नहीं है। या तो नीतीश कुमार दे सकते हैं या उपेंद्र कुशवाहा दे सकते हैं। सम्राट चौधरी को टिकट देना होगा तो उसके लिए उनको आला कमान से मंजूरी लेनी होगी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कुशवाहा समाज जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, वो जगह की तलाश कर रहा है। तीसरी तरफ नागमणि कुशवाहा एक बार फिर से तैयारी शुरू कर चुके हैं। नागमणि कुशवाहा भी कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए गांधी मैदान में एक बड़ा रैली करने जा रहे हैं, कोयरी महारैली। अब इस रैली के माध्यम से वो कितना कुशवाहा समाज को जोड़ पाएंगे ये तो रैली में देखना होगा, लेकिन अगर बात कुशवाहा समाज की होती है तो उपेंद्र कुशवाहा एक जगह खड़े नजर आ रहे हैं और कुशवाहा समाज को यह उम्मीद है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनका हिस्सा मिलेगा और हिस्से में कमी नहीं होगी। जीतन राम मांझी का ही सुन लीजिए। एक तरफ जहां चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि उनको हर जिले में 40 से अगर जिला है, हम राजनीतिक जिला की बात कर रहे हैं, हम मुख्य जिला की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक जिला की बात कर रहे हैं, तो 40-42 जो जिले हैं उतना वो चाहते हैं कि उन्हें सीट मिले। तो ये प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी पहले 40 और अब 20 पर आकर के अटके हुए हैं। उनके परिवार के लोगों से भी लगातार हमने बातचीत की तो वो भी बता रहे हैं ये बात कि भाई हमको उतना सीट तो जरूर चाहिए ना जितना कि हमारा हिस्सा बनता है। अगर उस हिसाब से भी देखें तो एक सांसद के हिसाब से उनका 6 सीट बनता है, 4 उनके ऑलरेडी हैं तो 10 हो गया, एक उनके पुत्र मंत्री हैं तो उनको भी एक मंत्री है तो उनको भी एक सांसद के बराबर मान लीजिए तो 6 सीट उनको और चाहिए, 16 सीट तो उनका कम से कम बन रहा है। 20 सीट का वो डिमांड कर रहे हैं और उनका कहना भी है कि अगर 5 रोटी है, 4 लोग हैं, बंटवारा होगा तो उन्हें तो पूरा हक चाहिए, बाकी टुकड़ा खाना जिसको चाहिए वो अपना मान ले, लेकिन वो बंटवारे में 5 में से अगर 4 रोटी है तो 4 रोटी में से 1 रोटी उनको दे करके आप 3 में बंटवारा कर लीजिए, उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस मुद्दे पर अब तक सीट शेयरिंग के समझौते पर मैंने भी सुबह पूछा उनसे, इसके बाद और कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कितने सीट पर लड़ेंगे, लेकिन 243 सीटों की बात जरूर की जा रही है। इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा 2019 और 2020 वाली स्थिति में आकर के खड़ा हो गए हैं? ये सभी बातें अगर की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो इस बात को लेकर के चल रही हैं कि वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मेरी बात लगातार उनकी पार्टी के प्रवक्ता हों या नेता हों उनसे हो रही है, चाहे रामेश्वर महतो से बात की बात कर लें। मैंने आपको बताया है कि मैंने रामपुकार महतो से बातचीत की, रामपुकार सिंह उनके जो मुख्य प्रवक्ता उनसे बातचीत हुई। राहुल कुमार से एक दिन पहले मैंने बातचीत किया था, जो 5 दलों के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात नहीं बताया कि उनको कितनी सीटें चाहिए। इसके अलावा नितिन से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी इस बात को नहीं बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के और कितनी सीटों पे मानेंगे, ये बात अगर पूछने के लिए आप जाइएगा तो अभी कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोकसभा चुनाव में हुआ उसकी बार बार याद दिला रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि मेरे साथ जो हुआ वो इस बार अगर हो गया तो फिर सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा और विरोधियों को हमारे फायदा मिल जाएगा। अब आज की एक गुप्त बात बताते हैं, जो हमारे पास सूचना मिल रही है उस सूचना के हिसाब से आपको याद होगा कि राहुल गांधी आज पटना आए। अब आप कहिए कि बात तो हम उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं?
राहुल गांधी ने जिस तरह से भद पिटवाई है राष्ट्रीय जनता दल की और उन पर दबाव बन रहा है, पिछले बार जब 18 तारीख को आए थे, 18 फरवरी को, तो माफ कीजिएगा 18 फरवरी को नहीं, आज से 18 दिन पहले आए थे वो, यानी कि जनवरी में 18 जनवरी को वो आए थे। तो 18 जनवरी को जब वो आए थे तो 18 जनवरी के कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हुई है। आज सुबह से ही, पता नहीं, मैंने शुरू में आपको बताया कि मुझे ये अंदेशा हो रहा था कि इस चर्चा होनी चाहिए और ये उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी दोबारा आ रहे हैं, उसके पीछे की रणनीति क्या है। मैंने जदयू के लोगों से भी ये पूछा है, जो आप देखे होंगे भारत लाइव पे खबर लगी हुई है, लेकिन भीतर की बात में उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा करना और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये कहना कि कुशवाहा की चुप्पी कहीं खतरे की घंटी तो नहीं। एनडीए गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग के समझौते पर चर्चा तो कर रहा है, इंटरनली बहुत सारी बातें चली होंगी, जो छन के खबरें हमारे पास आ रही हैं वो यूं ही तो आ नहीं रही हैं, लेकिन एक ही प्लेन से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक ही प्लेन से जो हमारी सूचना है कि उपेंद्र कुशवाहा और राहुल गांधी दिल्ली से पटना आए हैं, जबकि कल तक उपेंद्र कुशवाहा के पटना आने की कोई सूचना इस तरह की नहीं थी। ये वही जगलाल महतो हैं जिस जगलाल महतो के कार्यक्रम में मैंने सुबह भी इस बात को कहा था। उपेंद्र कुशवाहा जब विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले थे तो जगलाल चौधरी के मूर्ति के पास गए थे, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किया था और ऐसे ही महापुरुषों को वो खोज रहे थे, जिनके चलते हमारे देश को आजादी मिली और जिनका बड़ा योगदान रहा है समाज में और राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा और राहुल गांधी का एक ही प्लेन से आना मुझे याद दिला रहा है 2019 में ऐसा ही हुआ था जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक ही प्लेन में आए थे और 3 दिन के बाद, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ थे, 3 दिन के बाद अचानक से महागठबंधन का हिस्सा बन गई उनकी वीआईपी। आने वाले समय में सीट शेयरिंग के समझौते पर बहुत कुछ टिका हुआ है। जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 140 सीटों पे, चाहे जिस कारण से हो, 140 सीटों पे चुनाव लड़ा था 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने, और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो 2015 में भी उनको अच्छी खासी सीटें मिली थी और 23 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था जो एनडीए गठबंधन में था। यानी कि ये मान के चलिए कि अगर 20 से कम सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलती है तो वो अपने लिए रास्ता तलाश करना शुरू कर देंगे। अगर एनडीए में है तो उन्हें 20 सीटें चाहिए और एनडीए में नहीं है तो उससे ज्यादा सीटें उनको चाहिए। एनडीए में किसी भी जोड़ घटाव में 20 सीटें उन्हें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो क्या कोई नया रास्ता तलाशा जा रहा है? यही भीतर की बात में आपको छोड़ के जाते हैं। इसका खुलासा हम बहुत जल्द करने वाले हैं, क्योंकि सूत्र हमारे जो बता रहे हैं उसमें बिहार की राजनीति में होली से पहले एक बड़ा उथल पुथल हो रहा है, जिसकी कई बार हमने आपको जानकारी दी है। हमने कोशिश किया है कि वहां तक आपको पहुंचाएं, वहीं पर ला करके हम आपको छोड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या संभावनाएं हैं उपेंद्र कुशवाहा को 10 से ज्यादा सीटें एनडीए में मिलेगा? अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो उपेंद्र कुशवाहा को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।